हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 1 और 2 अगस्त यानी संडे का और मंडे यहाँ पे दोनों मैंने क्रप कर दिया है। तो वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। यहाँ पेज नंबर 1 है, ये 1 अगस्त की न्यूज़ है यानी कि संडे की। तो बात की जा रही है ऑनलाइन मोबाइल गेम्स के बारे में। यहाँ पे खुदकुशी करने वाले 13 वर्ष के बच्चे को भेजी थी ऑडियो क्लिप। देख सकते हैं ये बच्चों का खेल नहीं जानलेवा जाल है। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। ये जो गेमिंग बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार के मोबाइल ऐप्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मतलब लोग इससे परेशान हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा आदी हो रहे हैं इनके। ये देख सकते हैं घटना बताई गई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गेम में गंवाए 3.25 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की बात है। यहाँ पे पंखाजूर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेम में बच्चे ने अपने परिजनों के लगभग 3.25 लाख रुपए गंवा दिए। शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेम फायरफैक्स में पावर बढ़ाने के लिए डायमंड खरीदने के नाम पर बच्चे ने 278 बार में 3,22,000 रुपये खर्च कर दिए। इस प्रकार की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो इनसे कैसे बचाव किया जाए, ये परिजनों को भी ध्यान रखना है अपने बच्चों को लेकर के, और ये उनके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है यदि आपने इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया। ये देखिए फ़ोन पे ऐप था सक्रिय। यहाँ पे ये कृष्णा ने फ़ोन पे ऐप सक्रिय किया था। शुरू में उसने रुपए निकालने की बात अपने चचेरे भाई को बता रहे हैं, ये माँ को नहीं बताने को कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी माँ के खाते में से 40,000 रुपये निकाल लिए। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि इंटरनेट से दूर ना करें, तालमेल बनाने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का कम्युनियन आपको बनाने की ज़रूरत है। किस प्रकार से एडजस्ट करने की ज़रूरत है बच्चों को। मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते आप बिल्कुल ही उनसे इस चीज़ को दूर ले जाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर एक अलग मानसिकता देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपको ये मोबाइल फ़ोन्स नज़र आएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन। जो बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं किया जा सकता। बात कर रहे हैं बेहतर सामंजस्य स्थापित करना होगा। हमारा निशाना गेमिंग नहीं, गेमिंग डिसऑर्डर होना चाहिए। डॉक्टर यतन पाल हैं, ये प्रमुख बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक एम्स नई दिल्ली के हैं। तो इनके द्वारा ये बात बताई जा रही है। यहाँ बात करें गेमिंग डिसऑर्डर पर एम्स में ऑनलाइन पाठ भी पढ़ाए जा रहे हैं। अब शिक्षक, काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेकर स्कूल कॉलेज के छात्र गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में नई दिल्ली एम्स से पाठ हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट की गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के समय में। इस प्रकार से ये जो मोबाइल गेम्स के थ्रू लोगों को ठगा जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कई सारे लोगों ने अपनी मतलब जान भी गंवा दी इसको लेकर के। ये चीज़ें देखने को मिली थी। यहाँ बात की जा रही है स्पोर्ट्स की, यानी कि ओलंपिक चल रहा है अभी टोक्यो के अंदर। टोक्यो 2020 ओलंपिक 2020 टोक्यो में चल रहे हैं, जो कि वहाँ बात कर रहे हैं वंदना की। तो वंदना की हैट्रिक ने इतिहास रच दिया यहाँ पे। ओलंपिक में भारत ने हॉकी की बात की जा रही है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है वंदना। महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। क्या बात कर रहे हैं, शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वंदना हैट्रिक लगा ओलंपिक में। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। शटलर सिंधु अपना मैच हार गई, वे अब कांस्य पदक की दावेदारी खेलेंगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही हैं। ये है वंदना कटारिया, जिनके द्वारा हैट्रिक लगाई गई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। कहाँ पे, ओलंपिक में। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से महिला खिलाड़ी के द्वारा, हॉकी प्लेयर के द्वारा इस प्रकार की जो हैट्रिक लगाई गई है, इसके बारे में बात की जा रही है। मुझे बताइए कि वंदना कटारिया का संबंध किस राज्य से, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जा रही है सिंधु, पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं। तो इनको लेकर के अभी कुछ है, पदक की उम्मीद इनसे है। तो देखते हैं क्या और चीज़ें निकल करके आती हैं इनके संबंध में। अच्छा, मुझे बताइए कि एक जो प्लेयर हैं वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, जिनके द्वारा कि अभी हाल ही में एक पदक जीता गया है। तो मुझे बताइए कि वो कौन सा पदक जीता गया है और उनका संबंध किस राज्य से, भारत के किस राज्य से उनका संबंध है। तो ये कुछ और पिक्चर्स हैं दिखाई गई हैं, जो कि अभी ओलंपिक की बार बार नई नई चीज़ें निकल के आनी है सामने। तो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में इसके बारे में। यहाँ बात की जा रही है परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया था खेतोलाई। खेतोलाई कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। ज्वालामुखी से निकला लावा तो बनी खेतोलाई में अनूठी भू संरचना। बात की जा रही है खेतोलाई, ये एरिया है। ज्वालामुखी का जो लावा निकला था वहाँ पे अनूठी यानी कि एक अलग भू संरचना, यानी कि जो एक ऐसा एरिया जो होता है ना, मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो अलग यहाँ पे बना है। किसके कारण, ज्वालामुखी से निकलने के कारण, जो लावा निकला है उसके कारण। तो बात की जा रही है ज्वालामुखी विस्फोट से बनती हैं चट्टानें।
बता रहे हैं ये पोखरण और खेतोलाई से लगते फायरिंग रेंज का पूरा भूभाग मालानी रोयोलाइट फॉर्मेशन यानी पत्थर से बना है। रोयोलाइट चट्टानें भूविज्ञान के अनुसार वॉल्केनिक शेल हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट से बनती हैं। तो पूछ सकते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट से कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो बात की जा रही है वॉल्केनिक शेल। वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी, आप समझ सकते हैं हिंदी में। तो ज्वालामुखी से निकला लावा जब धरती की सतह पर फैलकर ठंडा होता है तब इस तरह की घटनाएं बनती हैं। धरती की सतह पर लावे के फैलने से यह ठंडा जल्दी होता है। बनने वाली चट्टान भी बारीक कणों वाली होती है। तो बात इसकी की जा रही है, आपको पता होगा यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था, सफल रहा था 1998 में। अब्दुल कलाम साहब के समय की ये बात है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। खेतोलाई ये जैसलमेर के अंदर स्थित है, सरहदी एरिया आई है। जैसलमेर जिले के गांव से खेतोलाई को लेकर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के शब्दों में छिपी भावना को समझा जा सकता है। जब परमाणु परीक्षण हुआ और जहां से भारत की शक्ति की गूंज देश दुनिया में सुनी, तो ये बात की जा रही है उस खेतोलाई एरिया के बारे में। यह भी 1 अगस्त की न्यूज़ है। यहाँ पे असम मिजोरम में आपको बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैप जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर है यहाँ पे मिजोरम और इधर है त्रिपुरा। जो कर्क रेखा है इन दोनों से होकर के गुजरती है। तो बात की जा रही है ये किसकी, असम और मिजोरम के बारे में बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके सामने विवाद निकल के आ रहा है। तो अवैध बांग्लादेशी बन रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में खूनी संघर्ष की वजह, ये बात कर रहे हैं। जो अवैध बांग्लादेशी हैं यानी कि इलीगल जो बांग्लादेशी घुस गए हैं, आपको पता होगा बांग्लादेश किस प्रकार से मतलब बना हुआ एक इसका जो स्ट्रक्चर है बांग्लादेश का, बीच में बिल्कुल घुसा हुआ है ये देश। तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सारे इलीगल जो लोग हैं बांग्लादेश से भारत में आ जाते हैं इन राज्यों के थ्रू। तो अवैध बांग्लादेशी असम, मिजोरम और मेघालय समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच खूनी संघर्ष की वजह बन गए हैं। असम मिजोरम सीमा पर सोमवार को हुए खूनी संघर्ष के बीच पीछे भी अवैध बांग्लादेशियों द्वारा जमीनों पर कब्जा करने के डर को ही प्रमुख कारण माना जा रहा है। असम में कछार के लेलापुर के लोगों का कहना है कि असम में है ये कछार एरिया, ये पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। मैं पहले डिटेल में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो कछार एरिया है असम में, वहाँ पर लेलापुर के जो लोगों का कहना है कि बांग्लादेशियों घुसपैठ सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके द्वारा लोगों की पैतृक जमीनों पर कब्जे और सरकार की ओर से इनका समाधान नहीं निकाले जाने से असम, मेघालय, मिजोरम में अक्सर खूनी संघर्ष देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। लुसाई पहाड़ियों के बारे में आपको बताया था मैं, लुसाई हिल्स, तो ये अभी आती हैं यहाँ पे, कहाँ पे आती है, मिजोरम एरिया के अंदर आती है लुसाई हिल्स। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये काफ़ी और भी न्यूज़ इसके लिए आगे चल करके आएंगी, क्योंकि ये विवाद में काफ़ी है ये जो एरियाज़ हैं असम, मिजोरम। तो आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मैप जरूर याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बात की जा रही है, ये भारत के लिए खुशी की खबर है। यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बात की जा रही है। भारत को यहाँ पे अध्यक्षता मिल गई है यूएनएससी के अंदर। तो अगस्त के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो हम 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं भारत का आज़ादी का, आप समझ सकते हैं। 15 अगस्त आ रही है और भारत को अभी यानी कि 1 अगस्त को ही इसकी अध्यक्षता मिली है। तो बड़ा ही शुभ अवसर है भारत के लिए, ये बातें बोली जा रही हैं। 9 अगस्त को वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्षता मिली है भारत को, तो इसकी काफ़ी सारे लोगों ने समर्थन किया है, तारीफें की हैं। तो इसके बारे में आज कुछ हम डिटेल में चर्चाएं कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत एक तो यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है यहाँ पे। इससे पहले ये किसके पास थी अध्यक्षता, ये फ्रांस के पास थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत जो बनाया उससे पहले अध्यक्षता किसके पास थी, फ्रांस के पास। भारत का जो कार्यकाल रहने वाला है वो 2 वर्ष के लिए रहने वाला है। ये जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। भारत एक अस्थायी सदस्य है यूएनएससी के अंदर, तो 2 वर्ष का इनको कार्यकाल मिलता है। यहाँ पे 2021 से शुरू हुआ था, 2 साल के लिए रहने वाला है। तो अभी अध्यक्षता भारत को यहाँ पे मिल गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अब जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि यहाँ पे जो भारत प्रयास करेगा या जो भी देश इस प्रकार की अध्यक्षता ग्रहण करता है यूएनएससी के अंदर, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, ये आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं इनको। तो इंपॉर्टेंट बिंदु है समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी का विवाद है, ये मैरीटाइम को लेकर के बात की जाती है। शांति व्यवस्था बनाए रखना दुनिया के अंदर, ये बात की जाती है। ब्लू जो झंडा है कहते हैं ना,
जो यूएन का ब्लू झंडा है वो पूरे दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए जाना जाता है। जहाँ भी अशांति फैली होती है तो बीच में वो इस चीज़ को फैलाने के लिए यानी शांति बनाने के लिए जाना जाता है यूएन। इसके लिए आतंकवाद विरोधी नीति की बात की जा रही है, तो ये सब आशाएं की जा रही हैं भारत से कि भारत इन पर खरा उतरेगा। समुद्री सुरक्षा, शांति व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी नीति, यानी कि आतंकवाद को कहीं ना कहीं खत्म करना है पूरी दुनिया से। अभी वर्तमान में तालिबान का मुद्दा अफगानिस्तान के अंदर आपको पता ही है कितना ज़्यादा तूल पकड़े हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत को फ्रांस, रशिया के द्वारा बधाई भी दी गई है। भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2021 में, तो इस बार 15 अगस्त को सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। स्थायी सदस्य आपको पता होना चाहिए कौन कौन है इसके अंदर। 5 हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। तो ये जो 5 देश हैं इनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो भारत का दुश्मन रहता है वो रहता है चीन। ये भारत ही कहीं ना कहीं काट करने पर लगा रहता है कि भारत को सदस्यता नहीं मिले, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है, उसके पास वेटो पावर भी है। तो ये कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब से क्वाड फॉर्म हुआ है, क्वाड आपको पता है 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं भारत को एक प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है। भारत के अध्यक्षता मिलने के पीछे कई सारे रीजन हैं। क्वाड का आना, चीन के ये जो डिप्लोमेसी चीन चल रहा है, साउथ चाइना सी के मुद्दे हैं, ओबीओआर है चीन का जो ओबीओआर प्रोजेक्ट है उसको लेकर के, तो और भारत के द्वारा सॉफ्ट पावर कूटनीति यानी कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो खेली गई है, जैसे कि दवाइयां भेजना, वैक्सीन भेजी गई है भारत के द्वारा देशों में। सांस्कृतिक महत्व भारत का कई सारे देशों में, मोदी जी ने कई सारे देशों की यात्राएं की हैं, उन सबका ये रिजल्ट एक प्रकार से देख सकते हैं कि भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है अभी। तो और देखते हैं आगे हम इसके बारे में। अब ये आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है यूएसए, पहला देश यहाँ पे हो गया। ये बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, यूके और फ्रांस की बात की जा रही है। कितने देश हो गए यहाँ पे, 3। ये बात की जा रही है, चौथा देश है चीन, और ये बात की जा रही है फिर रशिया की। ये पार्ट भी जो है ना अलास्का, रशिया के पास ही अभी, इसीलिए ये बोला जाता है कि ये यहाँ पे दिखाया गया है कि इसी का पार्ट है ब्लू कलर में। तो आप लोकेशन इनकी याद रखिएगा, यूएसए हो गया, फ्रांस, यूके, चीन और रशिया, 5 देश हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ये। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। कितने टोटल हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य हैं, कुल हैं 10। उसमें से 5 को प्रतिवर्ष यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है फॉर 2 ईयर टर्म के लिए, 2 साल की टर्म के लिए यहाँ पे इनको इलेक्ट किया जाता है प्रतिवर्ष, इन 10 में से 5 को। द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस, यानी कि बताया जाता है कि ये जो 10 सीटें ली गई है ना, ये रीजन के बेस पे ली गई हैं। जैसे कि 10 में से भारत भी उसमें एक शामिल है, तो ये मतलब एशिया का जो एरिया है इसको रीजन को लेकर के ये शामिल की जाती हैं, 10 की 10 इसमें सीट। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि एशिया से चाइना तो परमानेंट मेंबर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो भारत की काफ़ी ज़्यादा दावेदारी रहती है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट इलेक्टेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, सबसे ज़्यादा बार कौन सेलेक्ट हुआ है, अस्थायी सदस्यों की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे जापान देख सकते हैं, 11 बार बना है ये। ब्राज़ील 10 बार बना है इसका सदस्य। अर्जेंटीना 9 बार और इंडिया 8वीं बार, यानी कि 8वीं बार ये जो इस बार बना है ना, ये 8वीं बार ही बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान 7 बार, कोलंबिया, इटली, कनाडा, तो इस प्रकार से इनका बताया गया है कौन कितनी कितनी बार यहाँ पे सदस्य बना है। देख सकते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स टर्म बाय द जनरल असेंबली। तो इनका जो इलेक्ट करती है वो करती है जनरल असेंबली, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आप देख सकते हैं जनरल असेंबली है। यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं, इनके द्वारा ये चुने जाते हैं। जनरल असेंबली के बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए के अंदर। और जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्योंकि पूछी जा सकती हैं ये चीज़ें। तो अब्दुल्ला शाहिद जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का नाम है। और सेक्रेटरी जनरल का नाम जरूर याद रखिएगा, ये भी एंटोनियो गुटेरेस, नाम याद रखिएगा। पहले था बान की मून, लेकिन अब ये नहीं है, ये पुराना डेटा दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। तो आपको रखना है सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस, इनका नाम है। एंटोनियो गुटेरेस रिइलेक्टेड एज यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स। तो इनका टर्म होता है ये 5 साल का होता है। ये जो इसके सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं इनका जो टर्म होता है ऑफिस का वो 5 साल के लिए होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं ये है सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसकी ही बॉडी है, ये कई सारे इसके पार्ट हैं। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये आईसीजे के बारे में बताया गया है। तो इसी के ये पार्ट हैं यूएन जनरल असेंबली के।
यहाँ देख सकते हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये इनके फ्लैग के द्वारा दिखाया गया है, याद रखिएगा। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स, ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। आगे देखते हैं, ये बात की जा रही है यानी कि आज की मंडे की, पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। तो बात की जा रही है यहाँ पे, एक तो अमागढ़ किले के, अमागढ़ के बारे में बात की जा रही है। ये घटना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेंगी, तो इसको देखेंगे डिटेल में अभी हम। तो 59 साल के करोड़ीलाल बैसला साहब हैं, इनके द्वारा गुरिल्ला जैसे जो नीति अपनाते हैं ना, छुपकर वार करना, या मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं छुप करके मतलब एंट्री पा लेना, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, पुलिस को चकमा दे करके ये आमागढ़ के जो फोर्ट है, जो किला है, वहां पर ये चढ़ गए। पुलिस को चकमा दे करके रात 2:30 बजे बारिश में चढ़े पहाड़ पे और फहरा दिया अपना झंडा, यानी कि मीणा समाज का झंडा इनके द्वारा फहरा दिया गया और फिर इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये चीज़ें, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। बात की जा रही है सिंधु की, तो टोक्यो ओलंपिक में सिंधु का कमाल सिद्ध हो गया। यहाँ पे ओलंपिक में जीता है इनके द्वारा कांस्य पदक, याद रखिएगा, पीवी संधू के द्वारा कांस्य पदक यहाँ पे जीत लिया गया है। अच्छी खबर भारत के लिए। अब मुझे बताइए पीवी संधू का संबंध किस राज्य से है भारत के, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो टोक्यो ओलंपिक से एक और खुशखबरी आ गई है भारत के लिए। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार है पीवी संधू ने रविवार को चीन की जियाओ हे बिंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक यहां पे जीत लिया है, तो अच्छी खबर है भारत के लिए। ये आप देख सकते हैं। अमरगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं हम। अमरगढ़ फोर्ट कहां पे स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जयपुर के अंदर स्थित है, राजस्थान, जयपुर के अंदर। एट द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्राइबल मीना कम्युनिटी एंड लोकल हिंदू ग्रुप्स, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लोकल जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनके बीच और जो ट्राइबल कम्युनिटी है मीना, उनके बीच ये अभी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इन दोनों के बीच रहता है ये अमरगढ़ फोर्ट। मेंबर्स ऑफ द मीना कम्युनिटी, मीना जो समुदाय है उनके लोग क्या कहते हैं, अमरगढ़ फोर्ट वाज बिल्ट बाय मीना रूलर, ये कहते हैं कि जो अमरगढ़ जो फोर्ट है वो बनाया गया था, जो मीना शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था, प्रीडेटिंग राजपूत रूल इन जयपुर एंड हैज बीन देयर होली साइट फॉर सेंचुरीज। तो ये जो अमरगढ़ फोर्ट है वो बनाया गया था मीना शासकों के द्वारा और उनकी एक धार्मिक साइट है, उनकी पवित्र एक साइट है, एक स्थान है, सदियों से रहा है ये। तो ये बात बताई गई है इनके द्वारा। यहां कह रहे हैं कि दे अक्यूज हिंदू ग्रुप्स, यानी कि मीना समुदाय के द्वारा हिंदू जो लोग हैं उनको अक्यूज किया गया है ऑफ ट्राइंग टू अप्रोप्रिएट ट्राइबल सिंबल्स इनटू द हिंदुत्व फोल्ड एंड ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ अंबा माता टू अंबिका भवानी, यानी कि ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हिंदू ग्रुप्स पर कि इनके द्वारा अंबा माता जो टेम्पल है उसको अंबिका में चेंज करने की काम किया जा रहा है, अंबिका भवानी में चेंज करने का काम किया जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है ट्राइबल मीना कम्युनिटी के द्वारा हिंदू ग्रुप्स के ऊपर। ये चीजें हैं। मीना कम्युनिटी के बारे में बताया गया है, मीनास ऑल्सो नोन एज द म्योज और मेवाती भी जिनको जाना जाता है, अ ट्राइब एंड कास्ट इनहेबिटिंग पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे ये पाए जाते हैं मीना जो कम्युनिटी है मोस्टली। अकॉर्डिंग टू मीना ट्रेडिशन, मीनाओं की जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक मीनास रूल्ड मोस्ट ऑफ व्हाट इज नाउ ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न जो पूर्वी राजस्थान है वहां पे इनके द्वारा रूल किया गया, इनके द्वारा साम्राज्य संभाला गया था। ये बात भी बताई जा रही है मीना ट्रेडिशन के द्वारा। एन एरिया दे रेफर टू एज माइंड एश, माइंड एश का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, एन एरिया दे रेफर टू एज माइंड एश कंट्री ऑफ मीनाज, यानी कि मीनाओं का देश बोला जा रहा है माइंड एश को, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे सब्सिक्वेंटली वर रिप्लेस्ड बाय राजपूत क्लैंस, इनको राजपूत जो राजा थे उनके द्वारा इनको रिप्लेस कर दिया गया धीरे धीरे बाद में। दी मोस्ट रिसेंट बीइंग द कछवा राजपूत, कछवा राजपूत का नाम आपने सुना होगा, ये जो आमेर वाला एरिया है वहां पे कछवा राजपूत के बारे में आपने काफी सुना होगा, तो इनकी बात की जा रही है। हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ आमेर लेटर नोन एज जयपुर, जिनके द्वारा कि आमेर को मतलब खोजा गया था, बनाया गया था, ये बात की जा रही है। द कम्युनिटी हैज सब्सटेंशियल क्लाउड इन राजस्थान ऑफ 25 असेंबली सीट्स, आप देख सकते हैं कि 200 सीटें विधानसभा की राजस्थान के अंदर, उनमें से 25 असेंबली सीट जो है वो किसके पास है, एसटी के पास है। देख सकते हैं आप, इतना अच्छा मेजोरिटी इनके पास। तो इनको जो संविधान के द्वारा ये रिजर्वेशन दिया गया है, तो 25 सीटें हैं 200 में से इन कम्युनिटी के पास में, यानी कि एसटी कम्युनिटी के पास इतनी सीटें हैं। ये एमएलए हैं यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट इनकी एक बात निकल के आती है। मीना कम्युनिटी इज ऑल्सो वेल रिप्रेजेंटेड इन द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये काफी ज्यादा इनका पार्टिसिपेशन है काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में, बात कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। एसटीज कॉन्स्टिट्यूट 13.48% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, यानी कि स्टेट का जो पॉपुलेशन है राजस्थान का वहां पे 13.48% है ये एसटी जो लोग हैं, ये बात बता रहे हैं ये।
ड्यू टू स्कैटर्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द स्टेट द कम्युनिटी कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन आउटकम्स इन अनरिजर्व सीट्स टू। यानी कि जो इलेक्शन के जो आउटकम्स हैं, इलेक्शन के रिजल्ट हैं, उनको भी ये प्रभावित कर सकते हैं, इतनी अच्छी इनकी पॉपुलेशन है। ये बात की जा रही है मीना कम्युनिटी के बारे में। आगे देख लेते हैं कुछ और की पॉइंट्स यहाँ बात कर रहे हैं। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अमरगढ़ फोर्ट वाज गिवन इन द 18th सेंचुरी बाय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। याद रखिएगा, ये जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, जो कि फाउंडर हैं जयपुर के। याद रखिएगा, जयपुर के फाउंडर हैं महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। इट हैज ऑलवेज बीन बिलीव्ड दैट देयर वाज सम कंस्ट्रक्शन एट द प्लेस बिफोर जयसिंह सेकंड बिल्ड द फोर्ट। ये कह रहे हैं कि ये भी इसके बारे में बात की जाती है कि जयसिंह सेकंड के द्वारा जो बनाया गया था उससे पहले भी कुछ कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। ये बात भी, ये ऐसी बात मतलब ऐसा विश्वास माना जाता है लोगों का। प्रायर टू राजपूत रूल बाय द कछवा डायनेस्टी, जयपुर एंड इट्स नियर बाई रीजन्स वर रूल्ड बाय मीनास। तो कछवा और राजपूत राजाओं से पहले यहाँ पे जो राज किया गया था वो मीना लोगों के द्वारा किया गया था, ये बात बोली जा रही है। और उनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी था, यानी कि राजनीतिक नियंत्रण भी था उनके पास। एंड एज क्लेम्ड बाय द मीनास द फोर्ट वाज बिल्ट बाय मीना सरदार फ्रॉम द नादला गोत्र। ये कह रहे हैं कि जो फोर्ट है वो बनाया गया था मीना समुदाय के द्वारा बनाया गया था, मीना सरदार के द्वारा, जो कि नाडला गोत्र से थे। नाउ नोन एज बडगोटी मीनास, जिनको कि वर्तमान में बडगोटी मीनास के नाम से जाना जाता है। इनका ऐसा मानना है कि ये फोर्ट जो बनाया गया था, बात की जा रही है अमरगढ़ फोर्ट की, तो ये मीना सरदार के द्वारा बनाया गया था, ये इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। सरदार फ्रॉम द मीना कम्युनिटी रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ राजस्थान टिल अराउंड 1100 AD। तो 1100 AD तक मीना शासकों के द्वारा राज किया गया राजस्थान में। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की बात भी यहाँ पे की जा रही है, देख सकते हैं आप टाइम पीरियड 1693 से लेकर 1744 तक। ही वॉज ग्रेट वॉरियर एंड एस्ट्रोनॉमर। ही केम टू पावर एट द एज ऑफ सेकंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर महाराजा बिशन सिंह। तो महाराजा बिशन सिंह की डेथ के बाद इनके द्वारा राजभार संभाला गया ये। ही वॉज फ्यूडेटरी ऑफ द मुगल्स एंड औरंगजेब कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सवाई टू जयसिंह मीनिंग 1¼ अ टाइटल दैट ऑल जयसिंह डिसेंडेड कैप्ट। तो ये टाइटल देने की बात की जा रही है, मुगल्स के द्वारा दिया गया था, जहाँ पे जयसिंह की जो बात की जा रही है, सवाई जो टाइटल है वो दिया गया था, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ही वॉज ट्रेन बाय द बेस्ट टीचर्स एंड स्कॉलर्स इन आर्ट, साइंस, फिलोसफी एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो अच्छी इनके द्वारा ट्रेनिंग ली गई थी इन एरियाज के अंदर। जयसिंह लाइनेज कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द कछवा राजपूत क्लैन हु केम टू पावर इन द 12th सेंचुरी। ये आप जान सकते हैं कि कछवा जो राजपूत थे इनके द्वारा जो मतलब पावर गेन की गई थी 12th सेंचुरी में, उसके बाद फिर मतलब ये एक लाइनेज देख सकते हैं जयसिंह जो महाराजा हैं इनसे पहले की जो बात कर रहे हैं। ही बिल्ट एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, नोन एज द जंतर मंतर। तो बात पूछी जा सकती है आपसे कि जंतर मंतर किनके द्वारा बनाया गया? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा के अंदर 5 जंतर मंतर इस प्रकार के ये बनाए गए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अमरगढ़ फोर्ट अभी चर्चा में था। बात की जा रही है डीजीपी बनाया गया राजस्थान के अंदर नीना सिंह जी, पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। ये नाम याद रखिएगा, नीना सिंह। तो नीना सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से डीजी रैंक में पदोन्नत यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये नीना सिंह डीजी पद पदोन्नति लेने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। तो अच्छी बात है, ये महिलाओं को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को इनको इस प्रकार की पोस्ट पे पहुँचा के, अच्छी बात है। ये बात की जा रही है डिजिटल भुगतान, आज होगी ई रुपये की शुरुआत। तो ई रुपये की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी सोमवार को ई रुपये की शुरुआत करेंगे। यह डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। होगा क्या इसके अंदर, देखिए आप, ई रुपीज इज अ कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस मीन्स है। आप याद रखिएगा, कैशलेस भी है और कॉन्टैक्टलेस भी है, किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट है ये। इट इज अ QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन पे एक QR कोड आएगा जिसमें, जो कि आप बोल सकते हो कि एक प्रकार का ई वाउचर होगा, विच इज डिलीवर टू द मोबाइल ऑफ द बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल पे ये भेजा जाएगा। गिविंग ए फर्दर बूस्ट टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी लॉन्चिंग ई रुपी ऑन मंडे August 2। तो इस प्रकार का ये QR कोड और SMS आपके सेल पे भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का QR कोड होगा, ये वाउचर होगा एक प्रकार से, जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए। मतलब कि आपको यदि किसी को पेमेंट करना है तो इसके थ्रू आप ये कर सकते हो, इसीलिए बोला जा रहा है कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस। तो ये बात की जा रही है ई रुपये के बारे में। ये यहाँ बात की जा रही है भुवनेश्वर की। तो पूरे देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर
भुवनेश्वर देश का पहला शहर बन गया है जहां पर कि 100% लोगों को टीकाकरण किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, भुवनेश्वर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पे कि 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र की बात की जा रही है, गतिरोध देखने को मिल रहा है यहाँ पे सॉरी पेगासस वायरस को लेकर के गतिरोध काफी देखने को मिला है। लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध दुखद और चिंताजनक है। पेगासस किसान आंदोलन तथा कोरोना के मुद्दे पर लगातार हंगामे के कारण एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू तौर पर चली हो। यह ब्यौरा चिंता और बढ़ाने वाला है कि 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान संसद को अब तक 107 घंटे काम करना था, लेकिन सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कितनी कम है, मतलब कितना कम आउटपुट आ रहा है। 107 घंटे की जगह केवल 18 घंटे काम हुआ है, बाकी घंटे हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गया। इससे करीब 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। संसद का हर मिनट अमूल्य होता है। इस तरह व्यावसायिक व्याख्या नहीं की जा सकती कि यहाँ एक मिनट में कितने रुपयों का लाभ या हानि होता है। राज्यसभा सचिवालय पहली बार रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है कि उसने इसमें उस कामकाज का ब्यौरा होता है जो उस दिन सदन में नहीं हो सका। पहले 2 हफ्तों के लिए 130 शून्यकाल निवेदन और 87 निवेदन विशेष उल्लेख के लिए तय किए थे। तो देख सकते हैं कितनी कम प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है हमारे संसद की। महज 18 घंटे काम हुआ है, सारे बर्बाद कर दिए गए हैं। सभापति से मंजूरी मिलने के बाद के बावजूद सदस्य जनहित के मुद्दे नहीं उठा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर असहमति, विरोध, वाद विवाद और राजनीतिक दोषारोपण की भरपूर आजादी देती है तो यह आग्रह भी करती है कि विचार विमर्श की प्रक्रिया के रास्ते बंद नहीं किए जाने चाहिए। संसद में जारी गतिरोध से स्पष्ट है कि इस आग्रह की अनदेखी हो रही है। संसद का काम सिर्फ विधेयक पारित करना ही नहीं, यह जनता से सीधे जुड़े मुद्दों को आवाज देने का मंच भी है। अफसोस की बात है कि मानसून सत्र में पेगासस और किसान आंदोलन के राजनीतिक पहलू इतने हावी हो गए कि अब तक जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। संसद को देश का आईना होना चाहिए। कोरोना काल में देश जिन समस्याओं से व्यथित है, अगर उन पर संसद में अभी तक बात नहीं होगी तो कब होगी? एक आध बार हंगामा हो तो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा ही आप देख सकते हैं ये सत्र ही पूरा ही मुझे लगता है कि इसी प्रकार की वाद विवाद में ही भेंट चढ़ जाएगा, जहाँ पे कि 18 घंटे आउटपुट निकल करके आ रहा है। तो इसकी बात ये की जा रही है। यहां बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर हिचक बरकरार है। बहस अब भी जारी है कि क्यों नहीं कराई जा रही है जातीय गणना। तो हाल ही में लोकसभा एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़कर दूसरी जातियों की गणना नहीं की जाएगी। इसके बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी यह मांग कर चुके हैं। नित्यानंद राय के हालिया बयान से पूर्व 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जनगणना 2021 पर हुई बैठक के बाद पीआईबी की ओर से जारी बयान में बताया था कि जनगणना में पहली बार ओबीसी आंकड़े सम्मिलित किए जाएंगे। असल में पिछली जनजातियों की संख्या से संबंधित सही आंकड़ा ही नहीं है। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल आयोग ने पिछड़ों की संख्या 52% बताई थी। तो ये बात कर रहे हैं कि आप ओबीसी का भी यहाँ पे इसको इंक्लूड कीजिए जो सेंसस होने वाली है, ताकि सही आंकड़े सामने आ सके। बात कर रहे हैं कि मंडल आयोग आपको पता है ओबीसी के लिए जाना जाता है। ओबीसी को जो आरक्षण दिलाया था मंडल आयोग का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान था। मुझे बताइए ये मंडल आयोग कब आया था? तो मंडल आयोग में जो आधार लिया था वो 1931 की जनगणना ली थी, उसके हिसाब से 52% ये बताई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए बात कर रहे हैं कि इसको शामिल किया जाना चाहिए। जनगणना की शुरुआत आप देख सकते हैं 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, मतलब प्रक्रिया जो चालू हुई थी। बताइए इस समय जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था? ब्रिटिश समय की बात है ये। फिर आप देख सकते हैं रेगुलर जो चालू होती है वो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के समय में, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं 1971 तक जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाते थे। कह रहे हैं ये कि 1931 तक तो जातिगत जो आंकड़े थे वो सेंसस में शामिल होते थे, लेकिन उसके बाद इनको शामिल नहीं किया गया। 2011 की जनगणना में विभिन्न प्रकार के कुल 29 सवाल पूछे गए। 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 में जो जनगणना है वो कौन सी है? 16वीं जनगणना होने वाली है हमारे देश के अंदर, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जाति जनगणना की मांग उठ रही है, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जनगणना से पूर्व जाति की जनगणना की मांग उठती है। अमूमन ओबीसी व वंचित वर्ग से जुड़े लोग ही यह मांग करते हैं, जबकि उच्च वर्ग इसका विरोध करता है। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, अठावले के अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने ट्वीट करके ऐसी मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा ने 8 जनवरी को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया था कि 2021 की जनगणना जाति आधारित हो। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से जनगणना 2021 में ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े दर्शाने की मांग की थी। हैदराबाद केजी मल्लेश यादव ने जातिगत जनगणना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है।
कैसे रुकी जाति जनगणना, ये बात कर रहे हैं 1931 से नहीं हो रही है, बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 से 2011 के बीच प्रकाशित जनगणना में अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी आंकड़े दिए गए, लेकिन अन्य जातियों के नहीं दिए गए। 1931 तक जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाते थे। हालांकि 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। तत्कालीन जनगणना आयुक्त थे MWM येट्स ने एक नोट में कहा, कोई अखिल भारतीय जाति तालिका नहीं होती। केंद्रीय उपक्रम के हिस्से के रूप में इस विशाल और महंगी तालिका के लिए समय बीत चुका है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, तब से यह काम अटका हुआ है। तो आपको पता होगा कि 1931 से यह काम अटका हुआ है। इस बार होगी डिजिटल जनगणना, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो 16वीं जो जनगणना भारत के अंदर वो डिजिटली होगी इस बार, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1872 में शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया में समय के साथ कई परिवर्तन हुए हैं। 2021 की जनगणना डिजिटल होगी, यानी कि पूरी तरह से कागज रहित होगी। जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रहण तथा वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल होगी। जनसंख्या की प्रक्रिया में मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। जनगणना की देखरेख के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें जनसांख्यिकी और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों जैसे शिक्षा, SC ST, धर्म, भाषा, विवाह, विकलांगता इत्यादि इस प्रकार के डेटा एकत्रित किए जाएंगे। तो डेटा बहुत जल्दी इसमें पब्लिश हो जाएगा, डेटा कलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम इस बार डिजिटल जनगणना करने जा रहे हैं। तो अच्छी बात है भारत के लिए। तो जो आपको मैंने फैक्ट बताए वो जरूर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसको लेकर के। बात की जा रही है विदेशी मुद्रा भंडार की, इसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है। स्वर्ण भंडार में भी कमी देखी जा रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जा रही है तो 612.730 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से 23 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.5 घट करके आ गया 611.149 अरब डॉलर पर। यह बात यहाँ पे बताई गई है। तो इंडिया का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन देखिए आप कि इसमें होता क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें बात की जा रही है कि एक तो जो करेंसी होती है, कौन सी करेंसी, हार्ड करेंसी, याद रखिएगा। हार्ड करेंसी में भारत की जो मुद्रा है वो एक सॉफ्ट करेंसी है। हार्ड करेंसी में यूरो हो गया, US डॉलर हो गए, वो सारे के सारे आते हैं। तो ये बात की जा रही है फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स की, कॉम्पोनेंट एट अराउंड US डॉलर 563, सबसे बड़ा यही इसके अंदर पार्ट है। फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है जो भारत का, उसके अंदर सबसे बड़ा भाग है ये। गोल्ड रिजर्व को हम देखें तो आप देख सकते हैं 36.296 बिलियन डॉलर US डॉलर है ये। गोल्ड रिजर्व की बात कर रहे हैं। SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद IMF के होते हैं ये, तो ये तकरीबन 1.498 US डॉलर है, तो सबसे कम है ये। बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये है रिजर्व पोजीशन IMF के अंदर बता रहे हैं, तो ये है 4.965 US डॉलर। तो ये कुछ कॉम्पोजिशन है किसके, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भारत का, उसके जो कॉम्पोजिशन है ये बात की जा रही है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोल्ड रिजर्व, हार्ड करेंसी, SDR, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था 24 जून 2021 की ये बात है। तो इसके बारे में ये बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है सेबी ने नई चीज निकल के आया है अब ये कि ओवरनाइट फंड में तत्काल पहुंच की सुविधा देने की अनुमति दे दी गई है। तो म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत क्या दी गई है कि अब मिनटों में निकाल सकेंगे अपना पैसा। पहले इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता था, उसको बहुत ही आसान कर दिया है सेबी के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी डीलिंग करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। अब मिलेगा जल्द से जल्द आपका पैसा, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। ये कुछ क्विक न्यूज हम डाल देते हैं। जुलाई में GST जो कलेक्शन है वो 1.16 लाख करोड़ के पार हो गया है, तो अच्छी बात है भारत के लिए। बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ, 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। पशुपालन को लेकर बात करें तो कमाऊ पूत स्वर्ण कपिला देवमणि गाय है ये, इसके बारे में बात की जा रही है। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई है। अब पशुपालन किसानों को संकट से उबार सकता है। तो बात की जा रही है गिर नस्ल की स्वर्ण कपिला गाय है ये, गिर नस्ल की। गिर याद रखिएगा, मुझे बताइए कहाँ की नस्ल है गिर, किस राज्य की नस्ल है, मुझे उसको कमेंट करके जल्दी बताइए। तो गिर नस्ल की स्वर्ण कपिला गाय है जो कि इनके लिए अब कमाऊ पूत साबित हो सकती है। बात कर रहे हैं ये। अडानी ने किया है APAL का गठन यहाँ पे, तो ये बात की जा रही है। अडानी एंटरप्राइज ने बात कर रहे हैं कि कहा है उसने कि अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड APL का एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में गठन किया है, जो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स परिसरों और विशेष रसायन इकाइयों की स्थापना का काम संभालेगी। स्वतंत्रता दिवस देश भर में तैयारी शुरू हो गई है। इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है। UNSC की हमको अध्यक्षता भी मिल गई है, तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। बात की जा रही है
सिंधु, पीवी संधु बैडमिंटन से संबंधित है, इनके द्वारा कांस्य पदक यहाँ पे जीत लिया गया है, अच्छी बात है भारत के लिए। तो बैडमिंटन कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की बिंग जाओ को दिए इनके द्वारा शिकस्त। सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इनके द्वारा ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 3 पदक भारतीय शटलरों ने ओलंपिक खेलों में कुल जीते हैं, 2 पदक सिंधु व 1 पदक साइना ने दिलाया है। 6 मैच टोक्यो ओलंपिक में कुल खेल और जीते 5 जीते यहाँ पे। तो बात कर रहे हैं भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। सिंधु ने कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की खिलाड़ी हैं बिंग जियाओ को ये कुछ करारी शिकस्त दी है इनके द्वारा। इस जीत के साथ ही सिंधु ने इतिहास रच दिया कि वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये बड़ी बात होती है भारत के लिए, अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं। बताइए मुझे कि इनका संबंध किस राज्य से है। ये टैली मेडल की एक टैली है, देख सकते हैं। चाइना नंबर 1 चल रहा है, यूएसए सेकंड, जापान थर्ड पे। जापान के अंदर ही आयोजित हो रहे हैं अभी टोक्यो ओलंपिक। तो जापान की पोजीशन 30 नंबर पर है, 4थे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान आप देख सकते हैं 61वें स्थान पर है भारत। तो बहुत बुरा स्कोर है अगर हम पॉपुलेशन के मुकाबले काउंट करें तो। आप चाइना देखिए कितना शानदार स्कोर है, नंबर 1 पे चल रहे हैं, जबकि ये ओलंपिक है जापान के अंदर हो रहे हैं। तो ये आप टैली मेडल की टैली है, इसके बारे में भी एक आइडिया रखिएगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जैसा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।